नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी के कासगंज में तालाब में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 54 डूबे, 24 की मौत। गुजरात में इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला तय, 24 पर कांग्रेस, 2 पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। और इंडिया गठबंधन की सीआर पाटिल ने उड़ाई खिल्ली, कहा दिन में सपने देख रहे हैं कांग्रेस और आप। उत्तर प्रदेश के गांव में गंगा स्नान के लिए जा रहे लोग हादसे का शिकार बने, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आज शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उस ट्रॉली में 54 लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद फौरन मौके पर बुलडोजर से रेस्क्यू किया गया। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। बताया जा रहा है कि सभी लोग एटा के जैथरा के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा ओवर स्पीड की वजह से हुआ। ड्राइवर के कंट्रोल खोने से ट्रैक्टर सड़क से उतरकर तालाब में जा गिरा। ये लोग माघी पूर्णिमा पर ट्रैक्टर ट्रॉली से कासगंज स्थित कादरगंज घाट पर गंगा स्नान करने जा रहे थे। तभी रियावगंज पटियाल मार्ग पर गढ़ई गांव के पास यह हादसा हुआ। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। देखते देखते बड़ी संख्या में लोग जुट गए। डीएम ने अब तक 15 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। गुजरात में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। आप और कांग्रेस ने सीटों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से 24 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 2 सीट पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। चुनाव में गुजरात में भरूच और भावनगर सीट आपको मिली है। गुजरात में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीटों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। गुजरात में भरूच और भावनगर की सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। इस बीच अब भरूच सीट पर दावा कर रही अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। गुजरात में भरूच सीट पर आप को चुनाव लड़ाए जाने पर अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा कि गठबंधन में भरूच लोकसभा सीट सुरक्षित नहीं कर पाने के लिए हमारे जिला कैडर से गहराई से माफी मांगती हूं। मैं आपकी निराशा साझा करती हूं। हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए फिर से एकजुट होंगे। हम अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देखिए, गांधी परिवार मेरा परिवार है और जो भी आज डिसीजन लिया गया है वो मैंने मीडिया में अभी सुना। मैं दिल्ली अभी शाम को जा रहा हूं और हाईकमांड से वापस बात करूंगा। आपको अभी भी आशा है कि कुछ उलट सकता है?
देखिए, नॉमिनेशन के लिए बहुत टाइम है, इलेक्शन के लिए भी बहुत टाइम है, काफ़ी कुछ हो सकता है। अगर चैतर वसावा फाइनल होते तो आप सहकार देंगे या फिर विरोध रहेगा? जी, आप जानते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है कांग्रेस की भरूच डिस्ट्रिक्ट के साथ, हम यहाँ पर उनकी लोगों की आवाज़ बहुत सालों से बन के आ रहे हैं। मेरे लेट फिदाजी श्री अहमद पटेल भी भरूच के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। ये हमारी सीट है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बेशक अगर अलायंस में ये आज अनाउंस हुआ कि आम आदमी पार्टी को भरूच लोकसभा की सीट दी जाएगी, मैं और मेरे पार्टी वर्कर्स जो हैं, हम तो बिल्कुल इसके विरोध है, लेकिन जो पार्टी बोलेगी वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। भरूच को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों दलों के बीच पेच फंसा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल के पुत्र फैजल पटेल और बेटी मुमताज पटेल ये सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने का विरोध कर रहे थे। इस सीट पर फैजल और उनकी बहन मुमताज कांग्रेस की ओर से टिकट के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अब मामला काफी हद तक साफ हो गया है। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत गुजरात में कांग्रेस और आप के गठबंधन में समझौता हो गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सामने आया है, जिसमें कांग्रेस को 24 और आप को 2 सीट्स मिली हैं। इस मामले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कांग्रेस और आप पर दिन में सपने देखने का तंज कसा। आज कांग्रेस અને आप द्वारा इंडी गठबंधन એમના દ્વારા ગુજરાતની અંદર લોકસભાની 2 સીટ જીતવા માટે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। મને એવું લાગે છે કે કોંગ્રેસ અને આપ બંને હજુ પણ જીવા સ્વપ્નમાં રાચે છે। વાસ્તવિક ભૂમિ પર આવવા માટેની એમની તૈયારી નથી। ચૈતર વસાવા કે આપને ભરૂચની સીટમાં ફક્ત 13% મત મળ્યા હતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને 51% મત મળ્યા હતા। કોંગ્રેસને લગભગ 25-26% મત મળ્યા હતા। બંનેના મતો ભેગા કરીએ તો પણ લગભગ 13% મત ભારતીય જનતા પાર્ટીના વધારે છે। અને જો આપની વાત કરીએ તો આપમાં ચૈતર વસાવા સિવાય બાકીની એટલે કુલ 7માંથી 4 વિધાનસભામાં આપની ડિપોઝિટ જમા થઈ ગઈ હતી। એટલે આ પ્રકારનું એનું રિપોર્ટ છે કે 7માંથી 4માં એની ડિપોઝિટ જમા થઈ અને છતાં આ ગઠબંધન કરીને એમણે 2 સીટ ઉપર ભરૂચ લોકસભા અને ભાવનગર લોકસભામાં જીતવા માટેનો એક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। ભાવનગરની સીટ પણ અમારી મજબૂત સીટ છે, વર્ષોથી અમે સતત એને જીતતા આવ્યા છે। ત્યાં પણ અમારું ખૂબ સારું એ વાતાવરણ છે કે જે ગયા વખતે 126 સીટ ઉપર આપની ડિપોઝિટ જમા થઈ હતી, એમાંથી એણે બોધપાઠ લઈને આ વખતે ફક્ત 2 સીટ માટે પણ તૈયારી બતાવી, એ જ બતાવે છે કે એણે પોતે હાર માની લીધી છે। કોંગ્રેસ પણ 44 સીટ ઉપર એની ડિપોઝિટ ગુમાવી હતી અને જે એના લોકો સતત જીત્યા હતા, આજે તો એમાંથી પણ ઘણા બધા ઓછા થઈ ગયા છે। તો એ જે સ્થિતિની અંદર જ્યારે કોંગ્રેસના આગેવાનો, કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા સભ્યો પણ જીતની કોઈ શક્યતાઓ જોતા નથી, ત્યારે આવા ગઠબંધનના કારણે ગુજરાતમાં અમને કોઈ જશ મળવાની कोई पण शक्यता नहीं। देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव की चर्चा है। इसी बीच इंडिया गठबंधन द्वारा भरूच की सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने से समूचा मामला गर्मा गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान अब 15 दिनों में ही संभव है। इसी बीच गुजरात में इंडिया गठबंधन के तहत भरूच और भावनगर की सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई है। भरूच में लोकसभा सीट का उम्मीदवार चैतर वसावा को बनाया गया है, जिस पर पहले ही काफी तनातनी चल रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के लोकसभा के भरूच के उम्मीदवार चैतर वसावा ने इंडिया गठबंधन द्वारा उनके नाम पर मोहर लगाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उसमें गुजरात में से भरूच सीट हमको देने की जो घोषणा हुई है, उससे हम बहुत खुश हैं। हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी, भगवत मान जी, सबका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ में कांग्रेस के भरूच के लीडर, प्रदेश के लीडर और राष्ट्रीय लीडर का भी आभार व्यक्त करते हैं और हम उनको विश्वास देते हैं आने वाले दिनों में उनका मान सम्मान के साथ हम साथ में बैठ के उनको विश्वास में लेके भरूच लोकसभा में हम उतरेंगे और भरूच लोकसभा स्वर्गीय अहमद भाई पटेल जी को जीत के हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। हमारा पूरा प्रयत्न है, यहाँ से प्रयास है कि
भाजपा को भरूच लोकसभा में से कैसे परास्त किया जाए और जल्द ही जल्द हम कांग्रेस के सभी लीडरों को साथ में लेके पूरा रणनीति यहाँ से बना देंगे। वहीं भरूच सीट पर तनातनी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जारी है। कांग्रेस के नेता यहां खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उसी के तहत कांग्रेस के अग्रणी नेता स्वर्गीय अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कल एक ट्वीट कर राहुल गांधी का धन्यवाद करते हुए कहा था कि वो भरूच लोकसभा सीट जीत कर दिखाएंगे। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी अपने निर्णय को बदल सकती है, उसकी चर्चाएं भी चल रही है। क्या लोकसभा का भरूच का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी फैजल पटेल को बना सकती है, उस पर भी काफी अटकलें लगाई जा रही है। इस पर कोई खास जानकारी सामने खुलकर नहीं आई है, लेकिन भरूच सीट को लेकर मामला काफी गड़बड़ाया हुआ देखने मिल रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल भी पिछले कई वक्त से इस इलाके में सक्रिय है और भरूच लोकसभा सीट उनके हिस्से में आने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को ये सीट दे दी गई है। ऐसे में मुमताज पटेल का रुख क्या रहेगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे फैजल पटेल ने कहा है कि मुमताज उनकी बहन है और उन्हें वो सपोर्ट करेगी, लेकिन क्या मुमताज पटेल टिकट नहीं मिलने पर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकती है, या भारतीय जनता पार्टी लगातार 6 टर्म से भरूच लोकसभा सीट पर जीतते आए मनसुख वसावा को रिपीट करती है। ये सारी गुत्थियां आने वाले कुछ दिनों में सुलझ जाएगी, लेकिन फिलहाल तो सियासी गलियारों में इसकी अटकलें काफी तेज हो गई है। गुजरात के भावनगर की लोकसभा सीट भी आम आदमी पार्टी को दी गई है, जिस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा चुनाव का ऐलान अब कुछ दिनों में हो सकता है। इसी बीच गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हो गया है, जिसके तहत भरूच और भावनगर की सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। भावनगर लोकसभा की सीट आपको आवंटित करने मुद्दे भावनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गोहिल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। જ્યારે સેન્ટ્રલમાં ગઠબંધન થયો આખા દેશનો થતું હતું અને અમને પૂછવામાં પણ આવ્યું હતું કે ગઠબંધનમાં કદાચ ભાવનગરની સીટ આપણે આપને દેવાની હોય તો અમે કોંગ્રેસ સમગ્ર અમારી કોંગ્રેસ ટીમે એમાં સહમતિ બતાવી હતી કે ભાઈ ગઠબંધન રૂપે કદાચ ભાવનગર દેવાની થાય તો આપણે દેવાની, અને અમે કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકરો ખભે ખભા મિલાવી અને આપની સાથે રહી અને ભાજપની સામે આ ફાસીવાદી સરકારની સામે અમે બરાબર ફાઇટ આપશું। અને ભાજપમાં જો કોઈ ઉમેદવાર જે કોઈ આવે પણ અમારો ઉમેદવાર જે અત્યારે નક્કી થઈ ગયો છે એટલે અમે એમના માટે થઈ અને તમામ પ્રયત્નો કરીએ અને અમે જીતવા માટેના તમામ પ્રયત્નો કરશું। અમારા આપના ઉમેદવાર ભાઈ ઉમેશભાઈ અને અમારા કોંગ્રેસના જે તમામ કાર્યકરો જે મારા સંગઠનના બધા સાથે મળી અને જે કંઈ રણનીતિ કરવાની થશે એ રણનીતિ તૈયાર કરી અને આવનારા દિવસોમાં અમે પ્રચારમાં નીકળશું। રાજભા ભરૂચમાં અત્યારે કોંગ્રેસમાં ઉકળતો ચરુ હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। ભરૂચમાં અનેક રાજીનામાઓ પર પડવા માંડ્યા છે, તો ભાવનગરમાં કોંગ્રેસના વ્યક્તિઓ રાજીનામા આપશે કે કેમ? ભાવનગરમાંથી એક પણ રાજીનામું નહીં પડે અને મારે કોંગ્રેસની જે ટીમ છે એ મજબૂત ટીમ છે। અહીંયા કોઈ પણ ભેદભાવ નથી કે કોઈ સંગઠન કે ક્યાંય ગ્રુપ નથી, માત્ર એક જ છે કે જે જિલ્લાનો પ્રમુખ કે એ સમગ્ર જિલ્લો એની સાથે જ હોય છે। અમારું તમામ સંગઠન તાલુકાનું હોય કે જિલ્લાનું હોય બધા એકી અવાજે તાલે તાલ મિલાવી ખભે ખભો મિલાવી અને બધા અમે સાથે જ રહે। રાજભા ખાસ કરી વાત કરીએ તો કોંગ્રેસની ટિકિટ આ સ્ટેન્ડ ઉપરથી નથી આપવામાં આવી, પરંતુ આપને આપવામાં આવી છે, તો શું સક્ષમ કોઈ ઉમેદવાર ભાવનગર પાસે નહીં હોય? ના, એવું કંઈ ન હોય। સક્ષમ કોંગ્રેસમાં હતા, પણ જ્યારે ગઠબંધન આખા દેશનું થતું હોય અને જ્યારે સીટની ફાળવણી થતી હોય, ફાળવણીમાં ભાવનગર અને ભરૂચ આપી તો અમારે સહર સ્વીકાર લેવું જોઈએ અને એમને સાથે એમને ખભે ખભા મિલાવીને એમની સાથે કામ કરવાનું છે। અહીંયા કોઈ બીજો છે જ નહીં। આપે ભાઈ કીધું કે ભરૂચમાં કે રાજીનામા દે છે, એ મને ખબર નથી, પણ ભાવનગરમાં એ પરિસ્થિતિ નથી। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office.
Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हो गया है, जिस पर दोनों पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। અમે સ્પષ્ટપણે માની છીએ કે ગુજરાતના 26 બેઠકો માટેની સત્તાવાર જાહેરાત ગઠબંધનની ઇન્ડિયા એલાયન્સની આજે થઈ છે। તેમાં 24 લોકસભાની બેઠક ઉપર ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ લડશે અને 2 બેઠક ઉપર આમ આદમી પાર્ટી લડશે। લોકસભાની બેઠકમાં કઈ રીતે દેશ બચાવો, લોકતંત્ર બચાવવું, સંવિધાન બચાવવું એ મુખ્ય કેન્દ્ર બિંદુ છે અને આ દેશની સામાન્ય જનતાને કેમ ન્યાય મળે, કઈ રીતે મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ મળે, કઈ રીતે બેરોજગારીમાંથી મુક્તિ મળે અને આ દેશની સંવિધાનિક સંસ્થાઓ બચે તે માટેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને ઇન્ડિયા એલાયન્સ એમાં સફળ નીવડશે એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે। કોઈ પણ પરિણામો આવે પછી જ હંમેશા કહેતું હોય જોને તોની એવી પ્રોજેક્શન અને પરસેપ્શન વાળી વાતો નથી કરવા માંગતો। હું જ્યોતિષ પણ નથી, પણ એટલું નિશ્ચિતપણે કરું છું કે જે આંકડા છે આપણી સામે ગણિતના, જે મતદાન થાય છે અને મતદાનની પછી જે ડિવિઝન ઓફ વોટ એટલે મતનું વિભાજન થાય છે એ ગાંધીનગરની આપણે કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં પણ જોયું છે। ત્યારે આવા સંજોગોની અંદર કોંગ્રેસ પક્ષે ખુલ્લા મને અમારું રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વને હું અભિનંદન સાથે સન્માન સાથે કહી રહ્યો છું કે અમારા રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ કોઈ પણ પ્રકારની જીતને નહીં રાખીને માત્ર દેશ હિતને કેન્દ્ર સ્થાને રાખ્યું। ત્યારે મને ગૌરવ થાય છે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા કે અમારું રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ સન્માનીય સોનિયાજી, રાહુલજી, અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સન્માનીય ખડગેજી સહિતના તમામ નેતૃત્વને ગૌરવ સાથે કહી શકું કે તેમને દેશ હિત માટે પક્ષના હિત કરતા દેશ હિત અને સંવિધાનને મહત્વ આપીને આગળ વધી રહ્યા છે એ અમારા સૌના માટે ગૌરવની વાત છે। આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં 8 સીટ માંગી હતી। અમે જામનગર ઉપર મજબૂત છીએ, અમે દાહોદ ઉપર મજબૂત છીએ, અમે બારડોલી ઉપર મજબૂત છીએ, અમે આદિવાસીની છોટાઉદેપુર ને પંચમહાલ ઉપર મજબૂત છીએ, અમે જુનાગઢ અને સુરેન્દ્રનગરમાં પણ દાવા કરી શકતા। પરંતુ જે રીતે આખો માહોલ જોયો, જે રીતે દેશને બચાવવાની જરૂરિયાત પડી, અમે અમારો હિત અમારા કાર્યકર્તાઓને એની લાગણીઓ અને કાર્યકર્તાઓને પણ એક મેસેજ કીધા કે હવે દેશ બચાવવાનો વારો આવ્યો છે। ચૂંટણીઓ આવશે જશે, એકાદ ચૂંટણી આપણે લડી શકીએ, કદાચ નહીં લડી શકીએ એવું પણ બની શકે, પણ આપણે કોઈએ પણ આપણું જે શીર્ષ નેતૃત્વ અત્યારે દેશ બચાવવા માટે જે કુરબાની કે ત્યાગ કરવું પડે તો આપણે કરવાના છે। અને આપણે જોયું હશે 26 સીટ ઉપરથી આમ 1/3 મળવા પાત્ર આમ આદમી પાર્ટી નથી, છતાં પણ અમારી સતત કોન્ફરન્સ કોલો થઈ અને મેં પણ એવું કીધું કે તમે ગુજરાતના કાર્યકર્તાઓ ઉપર મને પૂરો વિશ્વાસ છે, આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ એક આમ આદમી પાર્ટીનો કાર્યકર્તા દિલ લગાડીને આ દેશને બચાવવા માટે આગળ આવશે। કારણ કે અમે બધા કોઈ પોલિટિકલ માણસો નથી,
અમને પીડા છે એટલે રાજનીતિમાં આવ્યા છીએ. રાજનીતિ અમારું બેકગ્રાઉન્ડ નથી અને એટલા માટે 2 સીટ ઉપર આમ આદમી પાર્ટી લડવાની છે. પોતાના ઉમેદવાર ઉભા રાખશે. જે ભરૂચ સીટ ઉપર માનનીય ચેતરભાઈ વસાવા અને ભાવનગર સીટ ઉપર માનનીય ઉમેશભાઈ મકવાણા, હું બંનેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને બાકી 24 સીટ ઉપર કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં લડવાની છે. હું તમામ ઉમેદવારોને પણ અભિનંદન આપું છું. ભવિષ્યના જે પણ હશે અને એમને પણ ખાતરી આપું છું કે 24 સીટ ઉપર પણ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, આમ આદમી પાર્ટીનો યુનિટ તમને આ દેશ બચાવવા માટે એકજૂટ થઈને કામ કરશે. મેં પહેલા પણ કહ્યું કે જે રીતે આ ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં આમ આદમી પાર્ટીએ ખૂબ મોટું મન રાખ્યું છે. અમે અમારી ગોવાની સીટ જે ખરેખર અમારા ત્યાંના ધારાસભ્ય મજબૂત છે એમના માટે, અમારી ચંદીગઢની સીટ કે ખરેખર ચંદીગઢમાં પણ આમ આદમી પાર્ટી જીતી શકે એવી સ્થિતિમાં, એમાં પણ અમે કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું છે. કોમ્પ્રોમાઇઝનો અર્થ શું થયો? દેશ બચાવવા માટે. અમારે આજે 1, 2, 4, 3 સાંસદો કોઈના વધશે કે ઘટશે એનાથી કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે કોણ મજબૂતાઈથી લડી અને આ દેશને આપણે લોકતંત્રમાં બચાવી શકીએ. આજે બધી પાર્ટીઓ ખરેખર ઇન્ડિયા ગઠબંધન જો એ કરે तो 370 ની વાત કરે છે ને, 170 ની પણ વાત करता अटकी जाए. एमएसपी समेत की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों का कोई निवारण होता हुआ 12वें दिन भी नजर नहीं आ रहा है. किसान आंदोलन का आज शनिवार 24 फरवरी को 12वां दिन रहा. पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 12 दिनों से डटे हुए हैं. किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है. हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक बढ़ा दी गई है. अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 24 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा. वहीं आंदोलन में लापता किसान प्रीतपाल के रोहतक पीजीआई में भर्ती होने की सूचना के बाद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल को लेटर लिखा है. लेटर में किसान को पंजाब को सौंपने के लिए कहा गया है, जिसके बाद उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया. उधर खनौरी बॉर्डर पर बठिंडा के युवान किसान शुभकरण का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है. पंजाब सरकार ने परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और बहन को सरकारी नौकरी की घोषणा की. किसान संगठनों और परिवार की मांग है कि पंजाब पुलिस शुभकरण की मौत के मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज करे. शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि हरियाणा की सीआईडी के 200 से ज्यादा आदमी जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन में घुसे हुए हैं, ये लोग किसान नेताओं को टारगेट बनाने की फिराक में हैं. ये नेताओं का एक्सीडेंट करवा सकते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा कर उन पर अटैक भी कर सकते हैं. भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं. इसी के तहत इन दिनों उत्तर प्रदेश में जारी यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई. उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरे चरण में मुरादाबाद के बाद अमरोहा पहुंची. आज राहुल के साथ प्रियंका गांधी ने भी मुरादाबाद से फतेहपुर सीकरी तक यात्रा की. मुरादाबाद में राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि मुझे बताओ, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके नाम पर हैं? हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर किसको दिए जाते हैं? हिंदुस्तान के पावर प्लांट किसके हाथ में है? सरकार आपकी जेब काटने का काम करती है. नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है. ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं. अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है. इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है. बात समझ आई? आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों एक दूसरे से नफरत करो. एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है
24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। तो आपको जागरूक होना है, आपको यह सवाल पूछना है, हर रोज सुबह यह पूछना है कि 90% आबादी को इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, कितना धन 90% के हाथों में है। यह सवाल आपको पूछना है और कोई सवाल ही नहीं है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर आपके साथ चला, 4000 किलोमीटर। उसमें यात्रा से एक नारा निकला, यात्रा से निकला, मैंने नहीं बोला, यात्रा से निकलता है, नारा निकलता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वहीं प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम न्याय यात्रा पर निकले हैं। ये न्याय शब्द क्यों जोड़ा है? क्योंकि देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है। आरवी स्पीच राहुल गांधी ओवर। ससुराल वालों, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से क्योंकि आज इस यात्रा में पहली बार मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूँ। तो आपको याद होगा, बोलूं, आपको याद होगा मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी, याद है? बड़ी मीटिंग हुई थी, बोलने दो भाई। आपको याद होगा 22 में मैं यहाँ आई थी, मीटिंग हुई थी बड़ी। अरे भैया बात सुनने दो, सुनने दो। और रोड शो भी हुआ था। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तब से आज तक कुछ बदला है? उस समय चुनाव था विधानसभा का, आपने भाजपा को जिताया, योगी जी को जिताया, 2 साल और उनको मौका मिला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी असली समस्याएं, आपका दुख है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो रोज रोज इन परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके लिए नौजवान बच्चे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, ये सिलसिला अभी तक जारी है कि नहीं कि पेपर लीक होते रहते हैं? बताइए, जारी है? तो जब आप 2 साल बाद सरकार चुन रहे थे, आप चुनाव में अपना वोट डाल रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या सोच रहे थे? क्या आपने सोचा, सुनिए, क्या आपने सोचा कि यहाँ का विकास होगा? सोचा था? अब यहाँ पे पीतल के कारखाने हैं, बड़े बड़े पीतल के कारोबार हैं, क्या आपकी तरक्की हुई है? हुई है। जितनी भी मदद आपको सरकार से मिलनी थी वो बंद हो गई, ऊपर से जीएसटी, और जितना काम कर रहे थे उसका शायद आधा काम कर रहे होंगे आज। मुश्किलें कम हुई हैं या बढ़ी हैं? बढ़ गई हैं?
यहाँ नौजवान है सारे। उस समय मैंने पूछा था रोजगार मिलता है, आज रोजगार मिल रहा है। तो ये जो मेहनत कर रहे हो, जो 4-4 बजे सुबह पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, तो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, उसके बाद जब परीक्षा लिखते हो उसके लिए फीस भरते हो, माँ बाप मेहनत करके ट्यूशन में भेजते हैं, ये सब करने के बावजूद क्या होता है? आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने, यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख, सोचो। इसका मतलब है कि यूपी के लगभग हर गांव में से 4 या 5 नौजवानों ने ये परीक्षा दी। एक आशा थी, एक उम्मीद थी उनके मन में। ये नहीं कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है, पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास हो। क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। अब जब मैं यहाँ आई थी 22 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ। देखो, चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो, बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। गुजरात के वडोदरा की प्रसिद्ध सयाजी होटल के एफोटल में इन दिनों महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल चल रहा है, जिसके जायके लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। वडोदरा की सयाजी होटल सालों से स्वाद के शौकीनों की पसंदीदा बनी हुई है। यहाँ हमेशा ही बेहद लजीज खाना परोसा जाता है और नियमित अंतराल पर यहाँ अलग अलग जायकों के फूड फेस्टिवल भी आयोजित किए जाते हैं, जो अलग अलग प्रांत के खाने का मजा वडोदरा के लोगों को देते हैं। इसी के तहत 23 फरवरी से 3 मार्च तक एफोटल बाय सयाजी में महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल चल रहा है, जहां महाराष्ट्रियन स्टाइल में बने जायकों को परोसा जा रहा है। हम लास्ट 1 वीक से यहाँ रह रहे। आज से महाराष्ट्र फेस्टिवल चालू हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसका रीज़न, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मुझे यहाँ चटनी में कोथंबीर वड़ी और जो मेरा ऑथेंटिक फूड है वो सब मिला। तो प्लीज़ join for Maharashtra festival. The food quality is awesome and the staff is very nice. Hospitality is tremendous. This is our fourth and fifth visit and all the time we are delighted. तो आज ये अभी
महाराष्ट्रियन लुक में खाना लाए हैं, तो बहुत टेस्टी है और हमारी टीम पूरा एंजॉय कर रही है। तो मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ होटल सियाजी को। ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल में बनी नॉनवेज डिशेस के साथ साथ मसाला भात, कोथिंबीर वड़ी, ठेचा, भरली वानगी जैसी स्वादिष्ट महाराष्ट्रियन डिशेस का यहाँ आनंद लिया जा सकता है। महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल के जायकों का स्वाद लेने यहाँ बड़ी संख्या में स्वाद के शौकीन रोजाना आ रहे हैं और एफ होटल के जायकों की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। एक्चुअली अमे लोग अँ लगभग 10 થી 15 वर्ष पहला सयाजी में वर्ष में 4-5 वार तो आवीए छीए। आ लोगों कंईक ने कंईक दर वर्षे नवी नवी थीम लईने आवे छे। आज अमे आ थीम में महाराष्ट्रियन फूड खाई रह्या छे। अत्यारे एनो ठेचा तो एटले एकदम टिपिकल मराठी ठेचा बनावेला छे। आ लोकोए बहु मजा आई खावानी। ठेचा बीजू बधुं ज एमनुं मराठी फूड बधा ज एकदम टेस्टी। तमे आने पूरणपूरी लो तो मजा आवशे खावानी पूरणपूरी। यहाँ बड़ौदा में 1 हफ्ते से रुका हूँ एंड दिस हैज़ बीन माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद एफ होटल सयाजी। दिस हैज़ बीन अ वेरी कंफर्टेबल स्टे में यहाँ पे है मेरा और ऑल दी सर्विसेज हैज़ बीन एक्सेलेंट एंड फूड वाइज तो कुछ पूछो ही मत। ऑल दी फूड वॉट एवर डिशेज यू नेम इट, इट हैज़ बीन वेरी वेरी डिलीशियस एंड ऑथेंटिक। मैं तो एक महाराष्ट्रियन हूँ और आज से महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। आई वॉज मिसिंग महाराष्ट्रियन फूड फॉर सो लॉन्ग एंड यहाँ पे आके मुझे होमली टेस्टी और डिलीशियस महाराष्ट्रियन फूड टेस्ट करने को मिला है एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड सर्विस एफ होटल सयाजी। सालों से होटल सयाजी को पसंद करने वाले लोग सालों साल अपने खास मौकों को यादगार बनाने यहीं आते हैं। उन्हीं में से एक है सुधाकर हासोटकर, जो हर साल अपना जन्मदिन सयाजी होटल में अपने पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। सुधाकर हासोटकर के साथ साथ उनके परिवार ने भी महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल में महाराष्ट्र के जायकों का खूब लुत्फ उठाया। यहाँ का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। हम 2 साल से यहाँ आते हैं, हर साल आते हैं। हमारा पापा का आज बर्थडे है, गए साल भी आए थे, तो हमको टेस्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, वेज और नॉनवेज दोनों का अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। आज का थीम तो बहुत ही अच्छा है। हम भी महाराष्ट्रियन हैं और महाराष्ट्र इसलिए स्पेशली आए हैं। महाराष्ट्रियन है, फिर गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्रियन है, फिर भी अच्छा हमको भी फूड भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा है फूड, खाने पीने बहुत अच्छा है। और लास्ट ईयर भी हम आए थे यहाँ, तो उस टाइम भी अच्छा हुआ था। सर आज आपका बर्थडे है और हर साल आप बर्थडे में इधर ही आते हैं? हाँ जी, हर साल ऐसे यहीं आते हैं। ये स्पेशल चॉइस ही किया हुआ है। एफ होटल बाय सयाजी में महाराष्ट्रियन फ्लेवर और टेस्ट वाले वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह के स्वादिष्ट डिशेस आपका इंतजार कर रहे हैं। 3 मार्च तक एफ होटल बाय सयाजी में महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल जारी है, जहां आप दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ महाराष्ट्रियन खाने को चेरिश कर सकते हैं। गुजरात के वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में नई किडनी हॉस्पिटल बनाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में मध्य गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी है। यहाँ नए निर्माण के लिए सालों पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। इन पेड़ों के नीचे बैठकर ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन आराम करते हैं। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में लोगों को छांव देने वाले पेड़ों को बड़ी संख्या में काट दिए जाने पर सवाल उठे हैं। वडोदरा शहरનું આ સર સર્જીઓ જનરલ હોસ્પિટલ છે। આ હોસ્પિટલમાં ક્યાંક નવીન કામગીરી થવાની છે, વિકાસ કરવાના નામે વિનાશ કરવામાં આવ્યો છે। આપ જોઈ શકો છો કે મહામૂલી વૃક્ષો જે 25-30 વર્ષ જૂના વૃક્ષો છે તે કાપવામાં આવ્યા છે। તેમાં પણ આસોપાલવથી લઈને સારા સારા વૃક્ષો છે, જે મોટા મોટા છાંયડો પણ આપી શકે તેવા વૃક્ષો છે। બીજી બાજુ વિકાસની સાથે વિનાશ થઈ રહ્યો છે, તેનો અમે સખ્ત વિરોધ કરીએ છીએ। સાથે વડોદરા શહેરમાં કોનો કાર્પસ નામના અસંખ્ય વૃક્ષો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, લાગેલા છે, તેને દૂર કરતા નથી। આ કોનો કાર્પસથી શરદી ખાંસી જેવી અનેક જીવલેણ બીમારીઓ થાય છે। કોનો કાર્પસથી જમીનનું પાણી શોષાઈ જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આવા વૃક્ષો દૂર કરતા નથી અને સયાજીરાવ હોસ્પિટલની અંદર વિકાસના નામે આ ઝાડો કાપીને વિનાશ કરી રહ્યા છે। અમારી વડોદરા શહેરના કલેક્ટર સાહેબ સાથે તંત્રના અધિકારીને વિનંતી છે કે હોસ્પિટલની અંદર જેટલા વૃક્ષો છે એ બચાવવાનો પ્રયાસ કરે। સાથે આ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ હોય છે, એમના પેશન્ટ હોય છે, સગાવાળા હોય છે, એ પણ આ ઝાડનો છાંયડો લઈને બેસતા હોય છે। હાલમાં ઉનાળો આવવાની તૈયારી છે ને ઉનાળો આવતાની સાથે જ
जो आ झाड़ कापवामां आई रह्या छे एनो अमे सख्त विरोध करीए छीए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium. 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में भीमनाथ महादेव मंदिर की ओर जाने वाले सर्कल पर लगाए गए रेडियो के आसपास झाड़ियां निकल आई हैं, जो सर्कल की खूबसूरती बिगाड़ रही हैं। वडोदरा शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भीमनाथ ब्रिज के आगे सर्कल पर रेडियो लगाकर रेडियो सिटी बनाया गया है, लेकिन देखभाल के अभाव में यहाँ लगाए गए पौधे अब झाड़ियों में तब्दील हो गए हैं। इस सर्कल की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में बड़े बड़े पेड़ पौधों की वजह से आसपास के वाहन भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। साथ ही स्मार्ट सिटी, स्वच्छ सिटी की छवि भी धूमिल हो रही है, जिस पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आपत्ति जताई। स्मार्ट सिटी में वडोदरा शहर में असंख्य 4 रस्ता आव्या छे, त्यां अलग अलग प्रकारना स्कल्पचरो लगाववामां आव्या छे, अलग अलग डिजाइनो मूकवामां आई छे। हाल वडोदरा शहरनो शहर सहायक जनरल होस्पिટલની પાછળનો ભાગ છે, જે ભીમનાથ મહાદેવ તરફ જતો મુખ્ય રોડ છે। આ 4 રસ્તા પર એક સ્કલ્પચર લોખંડનું લગાવ્યું છે, રેડિયોનું લગાવ્યું છે, સારી બાબત છે। સાથે જે તે સમયે ત્યાં ફૂલ છોડ પણ રોપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની બેદરકારીને કારણે FM રેડિયો વાગતો નથી, પરંતુ એના મધુર ગીતો સાંભળીને આજુબાજુ
જંગલ ઊભું થઈ ગયું છે, ક્યાંય કશી સુંદરતા દેખાતી નથી. સાથે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ જે કામગીરી કરવાની હોય, જે તે સંસ્થાએ જે કામગીરી કરવાની હોય, પાણી છાંટીને તમામ વૃક્ષોને દૂર કરવાના હોય, જંગલી વૃક્ષો દૂર હટાવવાના હોય, આ કોઈ જ કામગીરી કરવામાં આવતી નથી. ફક્ત વડોદરા મહાનગર સેવા સદન સ્માર્ટ સિટી છે તેવું ખોખલું વડોદરા શહેરને બતાવવામાં આવ્યું છે. અમારી વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અધિકારીને વિનંતી છે, ઝાડી ઝાંખરા દૂર કરે, સાથે FM રેડિયો જે છે વચ્ચોવચ, જેના કારણે અકસ્માત થવાનો ક્યાંક ભય પણ દેખાઈ રહ્યો છે, આજુબાજુ ટ્રાફિક દેખાતો નથી, તો આ FM રેડિયો દૂર કરે, જંગલી ઝાડવા છે દૂર કરે અને એક નાનો ઓટલો બનાવે તેવી અમારી માંગ છે. गुजरात के वडोदरा में बनने वाली कार्डियक और किडनी हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन किया जाएगा. वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा में आजवा रोड के लेप्रेसी मैदान में बनने वाली कार्डियक हॉस्पिटल और SSG हॉस्पिटल में बनने वाली किडनी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी गई. इन दोनों अस्पतालों का वर्चुअल भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा, जिस पर विधायक मनीषा वकील और SSG के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर द्वारा जानकारी दी गई. मध्य गुजरातनी सौथी मोटी एवी सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल तथा सेंट्रल गुजरातना 6 जिल्लाओं, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा साउथ वेस्टर्न राजस्थानना जिल्लाओमांथी अत्रे आवता दर्दीओ माटे खूब ज खुशीना समाचार छे. SSG हॉस्पिटलमां कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी माटे एक अलग थी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलનું ખાતમુહૂર્ત यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीना हस्ते આવતીકાલે રાજકોટથી થવાનું છે. આ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ 150 કરોડ. આ ઉપરાંત હયાત SSG હોસ્પિટલમાં સ્પાઇન, ઓપ્થલ્મોલોજી તેમજ કિડની માટેના એક નવીન સ્પેશિયાલિટી બિલ્ડિંગનું આયોજન OPD સાથે એનો પણ ખાતમુહૂર્ત થવા જઈ રહ્યું છે. એ આશરે 200 કરોડ રૂપિયાનું આયોજન છે. બંને હોસ્પિટલો જ્યારે કાર્યાન્વિત થશે ત્યારે મધ્ય ગુજરાતની આ હોસ્પિટલ खरेखर दर्दियों माटे एक आशीर्वाद समान रूप बनसे. अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा कल राजकोट में अलग अलग हेल्थ फैसिलिटी के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का लोकार्पण और खातमुहूर्त होने जा रहा है. तो वडोदरा में भी 350 करोड़ के हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का खातमुहूर्त है. खास करके एनसुया ग्राउंड जो लेप्रोसी ग्राउंड के हिसाब से भी जो जाना जाता है, वहाँ पे 150 करोड़ की लागत का एक हॉस्पिटल, कार्डियक हॉस्पिटल बनने जा रहा है. काफ़ी सालों से वडोदरा के और मध्य जोन के लोगों की एक गुजारिश थी कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना जाए. जो वो डिमांड थी आजू बाजू के ज़िलों की और अलग अलग राज्यों के लोगों को उसका फ़ायदा मिले, तो उस हिसाब से ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है. लगभग 281 बेड का ये ICCU हॉस्पिटल होगा, जिसमें सिर्फ हार्ट की रिलेटेड बीमारियां हो या कार्डियक अरेस्ट आया हो और हार्ट अटैक आया हो, वैसी बीमारियों का यहाँ पे तुरंत ही इलाज हो. इसलिए इतनी बड़ी संख्या में ICU और ICCU बेड्स भी रखे गए हैं और कैंपस खूब बड़ा है. तो ये है कि आगे जाके भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संयुक्त ये हॉस्पिटल्स होगी. और सबसे ज़्यादा लाभ ये है कि यहाँ ये हाईवे के टच है. मिडिल जोन में, मध्य जोन गुजरात में पड़ता है, साथ में उसकी एयर फैसिलिटीज़ भी इतनी ही नज़दीक है, तो लोगों का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन खूब ही नज़दीक से रहेगा. गुजरात के समुद्री मार्ग से राज्य में नशीले पदार्थ की तस्करी करने का एक बड़ा रैकेट वेरावल में उजागर हुआ है, जहां पुलिस को 350 करोड़ की ड्रग्स पकड़ने में सफलता मिली है. गुजरात के गिर सोमनाथ के वेरावल पोर्ट से 350 करोड़ की हेरोइन पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है. समुद्री मार्ग से फिशिंग बोट में 50 किलो हेरोइन का जत्था वेरावल लाया गया था. मध्य रात्रि को मिली पूर्व सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे बरामद कर लिया है. 1 किलो हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत 7 करोड़ रुपए है. ऐसे में 50 किलो हेरोइन की कीमत करीब 350 करोड़ हो रही है. फिलहाल ATS समेत गिर सोमनाथ SOG, LCB, FSL और मरीन पुलिस समेत की ब्रांच द्वारा जांच शुरू कर दी गई है. अरब समुद्र में समुद्री मार्ग से नशीले पदार्थों की हेरफेर को सुरक्षा एजेंसी ने पकड़ लिया है. FSL रिपोर्ट आने के बाद ये मादक पदार्थ हेरोइन होने की जानकारी सामने आई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वेरावल निकट समुद्र में से सुरक्षा एजेंसियों को मिली पूर्व सूचना के आधार पर एक फिशिंग बोट से
वेरावड़ बंदर पर आ रहे हेरोइन के बड़े से जत्थे को पकड़ने में सफलता मिली है। 50 किलो हेरोइन के जत्थे के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक सैटेलाइट फोन, 2 बोट और एक वाहन भी जब्त कर लिया गया है। वेरावड़ के समुद्री मार्ग से डिलीवरी होने से पहले ही पुलिस ने कार्यवाही की है। गिर सोमनाथ एसपी मनोहर सिंह जाडेजा ने इस ऑपरेशन को अपनी टीम के साथ मिलकर अंजाम दिया। ये हेरोइन का जत्था कहां से आया और किसे डिलीवरी किया जाना था, उसकी जांच पुलिस कर रही है। રાજ્ય સરકારની એનડીપીએસ પ્રત્યેની ઝીરો ટોલરન્સની નીતિના અનુસંધાને ગઈકાલે અમને રાત્રે બાતમી મળી હતી, મોડી રાત્રે, કે એક ફિશિંગમાં ગયેલી બોટ જે પરત ફરી રહી છે અને એ અત્યારે લાંગરેલી છે વેરાવળ અને એની જે મૂવમેન્ટ છે એ શંકાસ્પદ છે. તાત્કાલિક વિગત જ મળતા અમે પોલીસની 3-4 ટીમો અલગ અલગ બનાવી અને એ બોટની અંદર કોણ કોણ ખલાસી હતા, માલિક કોણ છે એનો સંપર્ક કર્યો. ત્યાર પછી એવી પણ બાતમી હતી કે આ બોટમાંથી અમુક સામાન એક ગાડીમાં શિફ્ટ થઈ રહ્યો છે. એના આધારે અમે ગાડી ઇન્ટરસેપ્ટ કરી, ગાડી રોકવામાં આવી. ગાડીમાંથી 2 આરોપી અમને એટ એ ટાઈમ પહેલા મળ્યા. એમાં એક આરોપી છે આસિફ સમા અને બીજો આરોપી છે અરબાઝ. એ બંને આરોપીની પૂછપરછમાં એની ગાડીમાંથી શંકાસ્પદ એનડીપીએસનું મટીરિયલ અમને મળી આવ્યું, જે અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન લાવી અને એફએસએલની બોલાવવાની કાર્યવાહી ચાલુ કરી. ત્યારબાદ વધારે ઇન્ટ્રોગેશનમાં કે આ મટીરિયલ ક્યાંથી લાવ્યા એ ઇન્ટ્રોગેશનમાં એણે એક બોટનું નામ આપ્યું. એ બોટ અમે જે ડાઉટફુલ બોટ હતી અમારી, એ જે અમારા વોચમાં પણ હતી, એ બોટ ચેક કરતા એમાંથી પણ એક વધારાનું મટીરિયલ એમ બંને જગ્યાએ થઈ અને ટોટલ 50 કિલો હેરોઇન, બોટમાંથી 25 કિલો અને 25 કિલો ગાડીમાંથી 50 કિલો હેરોઇન પકડ્યું છે. બોટના જે ખલાસીઓ હતા, કુલ 7 ખલાસીઓ અમે રાઉન્ડ અપ કર્યા છે અને જે મુખ્ય ટંડેલ હતો બોટનો, ધર્મેન કશ્યપ, એને અમે અરેસ્ટ પણ કર્યો છે અને આગળની પૂછપરછની કાર્યવાહી અને તપાસની કાર્યવાહી ચાલે છે. 28 फरवरी को देश भर में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में वडोदरा के दंतेश्वर की बड़ोड़ा हाई स्कूल में प्रवर्तन नामक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ोड़ा लायंस क्लब एजुकेशन ट्रस्ट संचालित बड़ोड़ा हाई स्कूल की वडोदरा में 4 शाखाएं हैं, बग्गीखाना, ओएनजीसी, अलकापुरी और दंतेश्वर। दंतेश्वर में स्थित स्कूल के बच्चों के लिए प्रवर्तन नामक खास प्रोजेक्ट एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसमें यंग इनोवेटर्स ने अपने इनोवेशन डिस्प्ले किए। विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल कर छात्रों ने 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। So we had made solar panel traffic light. It works on the solar panel basis, but due to inadequate sunlight today, it is worked on the power bank. This power bank is also charged by the solar panel. The power bank gives the supply to the Arduino Mega. This Arduino Mega has the code, inbuilt code. This code gives power supply to these 4 LED traffic light LEDs. By these 4 traffic light, the charge is also this charge also goes to the street lights, and the street lights also being blinked. This power bank is charged by the solar panel, and at night this power bank gives charges to the 4 traffic lights. This works 24/7. हमने एक सर्किट बनाया है। हमारा प्रोजेक्ट है जो लोग ट्रैवल करते हैं ब्रिज से और जो लोग रिवर्स के आसपास रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कोई फ्लड या वाटर डिज़ास्टर आ रहा है, तो उनकी लाइफ डेंजर में होती है। उनके लिए हमने एक सर्किट बनाया है। जो सर्किट फ्लड आता है तब वो सेंस करता है और जो लोग होते हैं उनको अलर्ट करता है, और वो अलर्ट करता है हमारे बजर से, और हमारा बजर जब बजता है तो लोगों को एक मतलब वार्निंग मिलती है कि हाँ हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए, तो प्रिपेयर होते हैं और सेफ हो जाते हैं। बड़ोड़ा हाई स्कूल के छात्रों द्वारा लगाई गई इस प्रोजेक्ट प्रदर्शनी को स्कूल के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने देखा और समझा। इस मौके पर सभी स्कूल के शिक्षकों और आचार्य की उपस्थिति रही। साथ ही बड़ोड़ा लायंस एजुकेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट मयूर सवादिया, मैनेजिंग ट्रस्टी
जगदीश शुक्ला ने भी छात्रों के प्रोजेक्ट्स देखकर उनकी हौसला अफजाई की। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी अनुसंधान में बड़ौदा लायंस एजुकेशन ट्रस्ट की 4 स्कूलों ने ये साइंस डे का आयोजन किया हुआ है। इसी प्रोग्राम में बड़ौदा हाई स्कूल्स के 158 प्रोजेक्ट्स यंग बच्चों ने प्रेजेंट किया है। ये हमारे यंग इनोवेटर्स है, यंग साइंटिस्ट है, जो आगे जाके स्कूल का, देश का नाम रोशन करेंगे। एजुकेशन का मेन पर्पस है एप्लीकेशन। अगर आप जो कुछ भी सीखते हो उसको रियल लाइफ सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्यूशन में यूज़ करोगे तो एजुकेशन का पर्पस सर्व होगा। हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनकी बढ़े, उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े। बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर, आज हमने इनोवेशन एक प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया है। यहाँ पर हमारी जो 4 ब्रांच है, बड़ौदा हाई स्कूल, अलकापुरी, बगीखाना, दंतेश्वर और UJC, उनमें इन बच्चों ने जो अटल टिंकरिंग लैब हैं, सो उनके माध्यम से और अटल इनोवेशन मिशन का अटल चैलेंज, इनोवेशन चैलेंज का जो ये साल अनाउंसमेंट हुआ था, तो सभी स्कूलों ने 163 एंट्रीज पार्टिसिपेट की थी। वो 163 पार्टिसिपेट का यहाँ पर आज दंतेश्वर में 157 एंट्रीज का जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेमोस्ट्रेट किया है। ये प्रोजेक्ट ये हैं कि कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनको मिला, कहीं पे जहाँ उन्होंने प्रॉब्लम देखा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह करना है, ये प्रोजेक्ट के माध्यम से वो सब दिखाए हैं। गुजरात के कच्छ के धोलावीरा में खजाना खोदने गए लोगों को एक पुराना शहर मिला है, जिससे पुरातत्वविद भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। गुजरात का कच्छ जिला जैव विविधताओं और इतिहास विरासतों से भरा हुआ है। अब तक यहाँ हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के अवशेष काफी भिन्न स्थानों से मिले हैं, लेकिन फिलहाल हजारों साल पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने से सभी आश्चर्य में पड़ गए हैं। हड़प्पन युग के धोलावीरा विश्व धरोहर स्थल से 50 किलोमीटर दूर लोदराणी गांव में सोना छिपा हुआ है। इसी उम्मीद से करीब 5 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने मिलकर सोना खोजने के लिए खुदाई शुरू की थी, लेकिन उन्हें सोने की जगह हड़प्पा कालीन युग सभ्यता की एक किलाबंद बस्ती मिली। पास के एक किसान नथुभाई चावड़ा ने धोलावीरा हड़प्पन साइट के पुराने गाइड और अपने रिश्तेदार जयमल को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने देखा तो उन्हें भी बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो एकदम धोलावीरा की हड़प्पा सभ्यता की तरह दिखाई देने वाले अवशेष थे। इस बारे में ASI के पूर्व ADG और पुरातत्वविद अजय यादव, जो फिलहाल ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर है, उनका संपर्क किया गया। पुरातत्वविद अजय यादव और उनके प्रोफेसर डेमियन रॉबिन्सन ऑक्सफोर्ड के स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी दोनों गुजरात के कच्छ पहुंचे और उन्होंने इस पुरातत्व साइट का जायजा लिया। स्थानीय किसान ने इस पर बताया कि ये पुरानी धरोहर तो सालों से यही है, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। इस पर काफी सारे लोग सोने की तलाश में यहाँ खुदाई करते थे, लेकिन जब महीने पहले उन्होंने साइट का दौरा किया तो उन्हें लगा कि यहाँ कुछ दबा हुआ शहर जैसा लगता है। इसके बाद उन्होंने ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई और बाद में जाकर पता चला कि ये तो एक हेरिटेज साइट है जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय की है। અહીંયા તો અમારે શું બાજુમાં જમીન છે 1 કિલોમીટર, આ બાજુ અવારનવાર ઢોરા માટે ને ચારવા માટે આવતા આવીએ ને, પછી જાણવા જડ્યું કે અહીંયા થોડો કોઈ જૂનું નગર હોય હું જાણવા મળ્યું। પછી મેં ત્યાં ધોળાવીરા જમલભાઈ છે એમને વાત કરી, જમલભાઈ પછી આજ આવું કાલ આવું, પછી એમ કરીને એક દિવસ આયા અને પછી થોડું ખોદકામ કરીને એણે તપાસ કર્યો। પછી અમુક અવશેષો મળ્યા ને એના ઉપરથી એણે નિરીક્ષણ કર્યું કે ધોળાવીરા જેવી સાઇટ निकले। पुरातत्वविद अजय यादव और प्रोफेसर डेमियन रॉबिन्सन ने इस पर बताया कि नई जगह की पुरातत्व साइट की बनावट धोलावीरा से काफी मिलती जुलती है। जगह में
और थोड़े पत्थर को हटाकर देखा तो वहां बहुत सारे अवशेष मिले जो हड़प्पन युग के दौर के थे। अजय यादव ने इस पर कहा कि पहले इस जगह को बड़े बड़े पत्थरों का ढेर समझकर गांव वालों ने नजरअंदाज कर दिया था। गांव वालों को लगता था कि यहाँ मध्यकालीन किला और दबा हुआ खजाना है, लेकिन जब हमने इसकी जांच की तो हमें हड़प्पा कालीन बस्ती मिली, जहां करीबन 4500 साल पहले एक पूरी सभ्यता का शहर था। इस जगह की हमने जनवरी में खोज शुरू की और इसका नाम मोरोधारो, गुजराती शब्द जिसका मतलब कम नमकीन और पीने पानी योग्य, रखा है। यहाँ खुदाई से ढेर सारे हड़प्पा कालीन बर्तन भी मिले हैं जो धोलावीरा में पाए जाने वाले अवशेषों से मिलते जुलते हैं। ये पुरातत्व साइट हड़प्पा काल के वक्त की है। दोनों पुरातत्वविदों का कहना है कि विस्तृत जांच और खुदाई से और भी अहम जानकारियां मिलेगी। वहीं स्थानीय निवासियों को इन अवशेषों को देखकर काफी हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि उनके गांव के बीहड़ जैसे इलाके में ऐसी बेशकीमती 4500 साल पुरानी पुरातत्व साइट है। यहाँ हमारे जो हड़प्पन संस्कृति का कुछ अभी 2-3 दिन से मिला है। पहले सब बोलते थे कि यहाँ पे सोना है, लेकिन अभी कुछ रिसर्च के बाद पता चला है कि यहाँ हड़प्पन संस्कृति पुराने जैसे धोलावीरा है, धोलावीरा में निकला वैसे पहाड़, घर, मकान सब पुराने, वो सब यहाँ देखने को मिला है। अभी धोलावीरा के अवशेष जब मिले तब 1967-68 में पुरातत्वविद जेपी जोशी ने धोलावीरा के 80 किलोमीटर के दायरे में सर्वेक्षण किया था। उन्हें आसपास में एक हड़प्पा स्थल होने की आशंका जताई थी, लेकिन तब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। अब इसकी जांच की जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में संत शिरोमणि रविदास के नाम से गंगा घाट का निर्माण करने की मांग राज्य सरकार की ओर से की गई है। संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर उत्तराखंड के हरिद्वार में पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में बिरला घाट पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण समेत के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर संत शिरोमणि रविदास के चित्र पर माला अर्पित कर पुष्पांजलि की गई। साथ ही संत शिरोमणि रविदास को याद करते हुए सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड सरकार से शिरोमणि रविदास की प्रतिमा का अनावरण कर रविदास घाट बनाए जाने की और उद्यान पार्क बनाए जाने की मांग की है। भारत में सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक होना आम बात होती जा रही है। एक ऐसी ही परीक्षा को आखिरकार उत्तर प्रदेश में रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने का आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद शनिवार 24 फरवरी को यूपी सरकार ने परीक्षा कैंसिल का फैसला लिया। 6 महीने में फिर से ये परीक्षा होगी। 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में परीक्षा हुई थी, जिसमें 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। पुलिस भर्ती में 60,244 पद थे। परीक्षा के दौरान 287 सॉल्वर और उनकी गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए थे। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों में सर्कुलेट हो रहा था। आरोप था कि टेलीग्राम पर 100 रुपए में परीक्षा के पेपर बेचे गए। इसके बाद भी परीक्षा आयोजित कराई गई। पेपर लीक को पुलिस भर्ती बोर्ड को 1500 शिकायतें मिली थी। अब सवाल उठ रहा है कि सरकार परीक्षा भर्ती बोर्ड से जुड़े किन अधिकारों पर गाज गिराती है। पुलिस भर्ती परीक्षा में लीक हो सकता है, इसका खुलासा दैनिक भास्कर ने परीक्षा से 14 दिन पहले ही कर दिया था। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।